लखपत नगर 13वीं शताब्दी में कच्छ के सिंधु नदी के किनारे पर राजकुमार लखपत जी ने बसाया हुआ नगर था, जो पश्चिमी देशों से समुद्र मार्ग से जुड़ने वाले व्यापारी मार्ग पर बसाया हुआ व्यापारी बंदर और मुख्य केंद्र था। जैसा बंदर का नाम था लखपत, वैसे ही वहाँ के व्यापारी उस जमाने में लखपति ही थे। 1 लाख कोरी जो कच्छ का चलन था, उतनी राज्य की आमदनी थी। तो सोचिए व्यापार कितना बड़ा होगा। 15,000 व्यापारियों से बसा हुआ नगर अपनी जाओ जलाली के उच्चतम शिखर पर था। 18वीं शताब्दी में सुल्तान फतेह मोहम्मद के कब्ज़े में था। सिंधु नदी पर अल्लाहबुन नाम का बांध बनवा के फतेह मोहम्मद ने पानी रोक के बहुत बड़ी गलती की थी। सिंधु नदी ने अपना बहाव लखपत बंदर को छोड़ के दिशा बदली कर दी, दूसरे मार्ग से अरबियन सागर में जा मिली। तब से लखपत बंदर, लखपत नगर की भी दशा बदली होने लगी। व्यापार ठप होने लगा और व्यापारी नगर छोड़ने पर मजबूर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता पूरा लखपत नगर वीरान हो गया, जिसके खंडर आज हमें देखने को मिलते हैं। हम्पी नगर 14वीं शताब्दी में एक समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कर्नाटक राज्य का बहुत बड़ा प्रगतिशील अमीर नगर था। शायद उस समय के दुनिया के नगरों में दूसरे नंबर पर जाना जाता था। पर्शियन, यूरोपियन और चीनी प्रवासी इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सुल्तानों ने एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य को साल 1565 में हराकर नेस्तनाबूद कर दिया, जो आज सिर्फ उस नगर के भव्यता के अवशेष मात्र बच सके हैं। साल 1571 में अकबर ने अपनी नई राजधानी के तौर पर फतेहपुर को बसाया था। आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी में ले तो गए, लेकिन पश्चिम हिंदुस्तान की ओर से अफ़गानिस्तान और पंजाब की तरफ से बहुत सारे हमले होने लगे। इसलिए इसको संभालने के लिए फतेहपुर काफ़ी दूर हो जाता था। फिर साल 1585 में वापस अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को ही कायम रखा और साल 1610 तक फतेहपुर पूरा निर्जन बन गया था। लेकिन आज का माहौल फतेहपुर का थोड़ा अलग से है कि वहाँ लोग बस चुके हैं और पूरी बस्ती आबाद है वहाँ पर। साल 1573 में राजा भगवंत दास जी ने राजस्थान अलवर जिले में बानगढ़ किले का निर्माण किया था। उनके गुरु और पुजारी श्री बालकनाथ जी के आशीर्वाद लिए थे, लेकिन गुरु श्री बालकनाथ जी ने कहा था कि किला ऐसे बनाइए कि उसकी परछाई मेरे मंदिर और निवास स्थान पर ना पड़े। लेकिन राजा भगवंत दास जी की मृत्यु के बाद में किले और राजमहल का नूतनीकरण किया गया, जिसमें राजमहल के ऊपर कई मंजिलें बनवाई, जिसकी परछाई मंदिर और निवास स्थान पर पड़ने लगी। इसीलिए भानगढ़ किले को शाप लगा, जो आज खंडेर की हालत में भूतिया किला माना जाता है। दूसरी कहानी ऐसे है, श्री माधो सिंह जी की पुत्री राजकुमारी रत्नावती अति स्वरूपवान होती है। एक दिन कुछ खरीदने हेतु वह नगर में जाती है। वहाँ पर एक तांत्रिक जादूगर जिसका नाम सिंधिया होता है, उसकी नज़र पड़ती है। वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उसे प्रेम करने लगता है। राजकुमारी को वश में करने के लिए वो तंत्र मंत्र का उपयोग करता है, जो कई कारणों की वजह से तंत्र मंत्र उल्टी दिशा में काम करते हैं और उसी के वजह से जादूगर का मृत्यु हो जाता है। लेकिन आखिरी सांस में मरते मरते वो राजकुमारी रत्नावती सहित पूरे भानगढ़ राज्य को शापित कर देता है और कहता है कि आज से इस राज्य में कोई भी रह नहीं पाएगा, जो सच साबित हो जाता है। और आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण के बाद भानगढ़ नगर तहस नहस हो जाता है और नगरवासी नगर छोड़ के दूसरे नगर में जाने लगते हैं और एक समय आता है पूरा भानगढ़ नगर वीरान सा बन जाता है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधरा करके गांव बसाया था, जो बहुत ही वैभवशाली गांव था। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते पूरी तरह से मानव रहित निर्जन खंडेर बन चुका था।
पुराना लोगों का कहना है पानी की तंगी के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होने लगे थे, लेकिन 2017 में जब ऐतिहासिक खोज के बाद में यह पता चला कि एक आए हुए बहुत बड़े भूकंप की वजह से पूरा शहर खंडर के अंदर तब्दील हो चुका था। साल 1732 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में यह किला मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा श्री बालाजी बाजीराव बल्लाल प्रथम ने अपने निवास स्थान के तौर पर बनवाया था। लेकिन साल 1772 में जब 15 साल के श्री नारायण राव बालाजी बाजीराव बल्लाल के पोते 10वें पेशवा नियुक्त किए जाते हैं, तब उनके चाचा रघुनाथ राव और चाचे आनंदीबाई को यह बात चुभने लगती है, क्योंकि चाचा रघुनाथ राव को खुद को पेशवा बनना था। किले के बंद दरवाजे के पीछे साजिश होती है पेशवा श्री नारायण राव की हत्या करने की, लेकिन पेशवा को यह बात पता नहीं होती है कि अपने सगे चाचा ने यह साजिश रचाई है। जब हत्यारे 15 साल के पेशवा को शनिवार वाड़ा में हत्या करने के लिए पकड़ने दौड़ते हैं, तो पेशवा श्री नारायण राव भागते जाते अपने चाचा जी के निवास स्थान की तरफ जोर जोर से चिल्लाते हैं, काका माला वाचवा, काका माला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाइए, चाचा मुझे बचाइए। लेकिन कोई बचाने नहीं आता है और उनकी हत्या कर देते हैं। तब से हर पूनम की रात को किले में रोने की, जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, काका माला वाचवा, काका माला वाचवा, जो आज भी किले के बाहर रहने वाले लोगों को सुनाई देती है। तब से शनिवार वाड़ा निवास स्थान के लिए छोड़ दिया जाता है और खंडर बन जाता है। लेकिन आज की तारीख में भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे अच्छी तरह से संभाल के रखा है और शनिवार वाड़ा पर्यटक स्थल की तरह देखा जाता है। 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रानी कलावंतीन ने यह दुर्ग बनवाया था। हकीकत में यह दुर्ग नहीं है, लेकिन मराठा साम्राज्य के दरमियान इसका नाम कलावंतीन दुर्ग रखा गया था। यह दुर्ग सिर्फ एक ऊंची और सीधी चट्टान पर बनाया गया है। यहाँ से आप राज्य की सीमा सुरक्षा हेतु आने वाले दुश्मनों पर बारीक नज़र रख सकते हैं। यह दुर्ग रायगढ़ में ऐसी जगह पर है जहाँ से करीबन 8 किले दिखते हैं। इस दुर्ग की चढ़ाई इतनी आसान नहीं है। सीधे पहाड़ को तराश के पायदान बनाए हुए हैं। जरा से भी भूल आपको हज़ारों फीट खाई में मौत के मुंह में धकेल सकती है। इसीलिए वहाँ कोई भी बस्ती नहीं बस सकी और सिर्फ कई सैनिक ही रहा करते थे, जिसका उपयोग एक वॉच टावर के तौर पर किया जाता था। पर्वतारोहकों के लिए यह एक प्रथम नंबर के स्थान पर है, जहाँ पर कई पर्वतारोहकों की मृत्यु भी हो चुकी है। उसे ही इजाज़त मिलती है जिसके पास पर्वतारोहण का अच्छा खासा अनुभव होता है। तमिलनाडु के पास पाबन टापू के ऊपर एक समय बसा हुआ नगर था, जो रामायण कालीन राम सेतु पुल के बरोबर बाजू में है। साल 1964 के पहले पालक अखात में आप सीधे धनुषकोडी तक पुल के ऊपर से चल के कार के अंदर या ट्रेन के द्वारा आप जा सकते थे। मद्रास रेलवे स्टेशन से भी आप सीधी ट्रेन धनुषकोडी को मुख्य रेलवे स्टेशन मंडपम तक जा सकते थे। लेकिन साल 22 दिसंबर 1964 में जो तूफान आया, उसमें ट्रेन के 115 यात्री जो पावन धनुषकोडी के पुल के ऊपर बीच में ही तूफान के शिकार हो चुके थे। दिन ब दिन पाबन टापू पर समुद्र पानी का स्तर बढ़ रहा था और टापू समुद्र में समा रहा था। काफ़ी वैज्ञानिकों की मदद से मद्रास गवर्नमेंट ने ये नतीजे पर पहुंची कि पाबन टापू को निर्जन बनाया जाए, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों की जान कभी भी खतरे में आ सकती है, और धनुषकोडी का यह भूतिया शहर घोषित कर दिया। आज रामेश्वर तक आप जा सकते हैं, लेकिन धनुषकोडी पूरी तरह से निर्बाधित क्षेत्र है और आज वीरान सा पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में बसा हुआ यह मांडवगढ़ या मंडूगढ़ था, जो अपनी जाओ जलाली के चरम सीमा पर था। 10वीं 11वीं शताब्दी में
परमार साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। आजूबाजू के राज्य जैसे कि बालबन दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन, देवगिरी के यादव और गुजरात के वाघेला राजा के आक्रमण से त्रस्त था। आखिरी में साल 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा प्रांत जीत लिया था। साल 1401 में तैमूर ने खिलजी को हराकर मालवा जीत लिया था। तैमूर के शाहजादे हौशंग शाह को खिलजी के आदमियों ने कपट द्वारा जहर दे के मार डाला था और वापस खिलजी वंशज गादी पर आ जाते हैं। शेरशाह सूरी, हुमायूं, राजा हेमू, बस बहादुर, मराठा साम्राज्य के बालाजी बाजीराव, इतनी लड़ाइयाँ इस नगर ने देखी कि वहाँ के नगरजन त्रस्त होते जाते थे। आखिरी में अंग्रेज़ों ने इसे हासिल किया था। तब तक मंडू नगर पूरा ध्वस्त हो चुका था और वहाँ के राजमहल, किले सब सुनसान हो गए थे।